आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों में तो बहुत है, पर शायद हम उसे सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं। भारत में ब्रिटिश विजय। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कहानी की कई परतें खोलते हैं। बिल्कुल। यहाँ ये कहानी सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की नहीं है। हाँ, वही तो। हमारा मकसद भी वही है। हाँ, बिल्कुल। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे कैसे एक कंपनी जो यहाँ मसाले बेचने आई थी वो 100 साल के अंदर अंदर पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन बैठी। ये सवाल बहुत अहम है। क्या ये सब अचानक हो गया, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी योजना थी? हाँ, चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के भारत से। मुगल साम्राज्य, हाँ, जो कभी इतना शक्तिशाली था, अब बस एक नाम का रह गया था। स्रोत तो यही बताते हैं कि ये कोई एक देश था ही नहीं। सही कह रही हैं आप। वो बिखरी हुई ताकतों का एक झुंड बन चुका था। पर इतनी बड़ी सल्तनत इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? मतलब क्या हुआ था? असल में मुगल साम्राज्य की नींव वो अंदर से ही खोखली हो चुकी थी। उसकी अपनी बनावट में ही इतनी समस्याएं थी कि उसका बिखरना तय था। अच्छा, जैसे कि? देखिए, शासक अपनी इतनी बड़ी आबादी के बीच कभी वो एक एकता या देश प्रेम की भावना जगा ही नहीं पाए। इसीलिए जो विद्रोह पहले कभी कभार होते थे, हाँ, वो 18वीं सदी तक आते आते एक आम बात हो गए थे। और शायद ऊपर से नेतृत्व भी कमजोर हो गया था। बिल्कुल। मामला तब और बिगड़ गया जब दिल्ली की गद्दी पर एक के बाद एक कमजोर बादशाह बैठने लगे। वो तो बस ताकतवर नवाबों और सामंतों के हाथों की कठपुतली थे। मतलब दिल्ली का नियंत्रण सिर्फ नाम का था। हाँ, आलम ये था कि बंगाल, अवध और दक्कन जैसे बड़े बड़े सूबों के गवर्नर वो लगभग आजाद राजाओं की तरह बर्ताव कर रहे थे। अपनी ताकत के लिए वो किसी से भी हाथ मिला सकते थे। किसी से भी, मतलब अंग्रेजों से भी? अंग्रेजों से भी और मुगलों के दुश्मनों से भी। लोग अक्सर 1739 में हुए नादिर शाह के हमले को एक बड़ा मोड़ मानते हैं। क्या वो सच में इतना बड़ा मोड़ था? देखिए, नादिर शाह के हमले ने दिल्ली को लूटा, बादशाह की इज्जत मिट्टी में मिला दी, ये सब सच है। लेकिन उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान की सल्तनत लावारिस पड़ी है। अच्छा। यहाँ एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, मतलब एक शक्ति का शून्य बन गया था। और उसे भरने के लिए कोई भी आगे आ सकता था। तो ये सिर्फ अंग्रेजों और भारत के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक तरह का गेम ऑफ थ्रोन चल रहा था, जहां दिल्ली की गद्दी के लिए कई दावेदार थे। गेम ऑफ थ्रोन्स एकदम सही शब्द है। उत्तर में दिल्ली पर कब्जे के लिए 3 बड़ी ताकतों में होड़ लगी थी। कौन कौन थे ये? एक तो बचे खुचे मुगल, दूसरे अफगानिस्तान से आए अफगान और तीसरे दक्कन से उठे मराठे। और इन्होंने आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी। बिल्कुल। अहमद शाह अब्दाली के अफगानों और मराठों ने एक दूसरे से लड़कर मुगलों को तो लगभग खत्म ही कर दिया। फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। हाँ, वो तो बहुत निर्णायक थी। बहुत। अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह हराया, लेकिन अफगानिस्तान में अपने घर में ही बगावत हो गई तो उसे वापस लौटना पड़ा। और इस पूरे खेल में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ थी? वो तो व्यापारी थे, वो क्या कर रहे थे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। कंपनी उस समय तक इस लड़ाई में शामिल ही नहीं हुई थी। वो बस किनारे बैठकर तमाशा देख रही थी। मतलब उन्होंने मौके का इंतजार किया? एक तरह से हाँ। इन भारतीय ताकतों ने आपस में ही लड़ लड़कर खुद को इतना कमजोर कर लिया कि उन्होंने अनजाने में कंपनी के लिए रास्ता साफ कर दिया। और कोई एक बड़ी ताकत बची ही नहीं जो सबको एकजुट कर सके? कोई नहीं बची। जैसा कि लेखक पीस पियर ने लिखा है, इस तरह अंग्रेज हिंदुस्तान के उस लावारिस जागीर के बचे खुचे उत्तराधिकारी साबित हुए। वाह। तो उत्तर भारत की कहानी तो साफ है, लेकिन दक्षिण का मामला तो और भी उलझा हुआ लगता है ना, क्योंकि वहां तो यूरोपियन कंपनियां भी थीं। दक्षिण की कहानी और भी पेचीदा थी। वहां एक नहीं बल्कि 2 त्रिकोणीय संघर्ष एक साथ चल रहे थे। 2? कौन कौन से? एक तरफ 3 भारतीय ताकतें थीं, मराठे, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली। और दूसरी तरफ 3 यूरोपीय कंपनियां, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। बिल्कुल। ये 6 की 6 ताकतें आपस में कभी दोस्ती करती, कभी धोखा देती। मतलब राजनीति का एक ऐसा जाल बिछा था जिसमें कुछ भी तय नहीं था। तो डच कहाँ गए? डच लोगों को जल्दी ही समझ आ गया कि वे भारत और इंडोनेशिया दोनों जगह एक साथ पैर नहीं जमा सकते। तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर लगाया और भारत से हट गए। तो मैदान में बचे अंग्रेज और फ्रांसीसी। हाँ, और उनके बीच कर्नाटक में 3 बड़ी लड़ाइयां हुई। आखिरकार जीत अंग्रेजों की हुई। इसके बाद तो उनका काम और आसान हो गया। कैसे? उन्होंने दक्षिण की कमजोर पड़ चुकी भारतीय ताकतों को एक एक करके या तो हरा दिया या अपने साथ मिला लिया। ठीक है,
तो माहौल पूरी तरह अस्त-व्यस्त था और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। लेकिन सवाल यह है कि वे लगभग 100 साल तक लगातार कामयाब कैसे होते रहे? उनकी सफलता का राज क्या था? इसके पीछे कोई एक नहीं, बल्कि कई बड़ी वजहें थीं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो सबसे पहली वजह क्या थी? सबसे पहली और सीधी वजह थी उनकी सैन्य ताकत। अंग्रेजों की बंदूकें और तोपें वो भारतीय हथियारों से कहीं बेहतर थीं। किस तरह से बेहतर थी? उनकी बंदूकें ज्यादा तेजी से फायर करती थीं और उनकी मारक क्षमता भी ज्यादा थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों की पैदल सेना भारतीय घुड़सवार सेना के उन तक पहुंचने से पहले 3 बार फायर कर सकती थी। 3 बार? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन हमारे स्रोत तो ये भी बताते हैं कि निजाम, टीपू सुल्तान और मराठे ये सब भी तो यूरोपीय हथियार खरीद रहे थे। तो फिर फर्क कहाँ था? हाँ, ये सच है, लेकिन वे सिर्फ नकल कर रहे थे। उस तकनीक और रणनीति को पूरी तरह अपना नहीं पाए। असली फर्क हथियारों से ज्यादा अनुशासन में था। अनुशासन मतलब? ये दूसरी बड़ी वजह है। कंपनी अपने सिपाहियों को, चाहे वे अंग्रेज हों या हिंदुस्तानी, हर महीने समय पर तनख्वाह देती थी। इससे वे वफादार रहते थे। मतलब भारतीय शासकों के साथ ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर भारतीय राजाओं के पास अपनी सेना को नियमित वेतन देने के लिए पैसे ही नहीं होते थे। सैनिक अक्सर भाड़े के होते थे, जिनमें अनुशासन की भारी कमी थी। तो जैसे ही हारने लगते वो भाग जाते होंगे? भाग जाते थे या बगावत कर देते थे, या ज्यादा पैसे देने वाले दुश्मन से जा मिलते थे। तो ये तो एक तरह से एक आधुनिक कॉरपोरेशन और एक मध्ययुगीन जागीरदारी व्यवस्था की लड़ाई लग रही है। ये बहुत अच्छा नजरिया है। और इसी से जुड़ा है तीसरा और शायद सबसे अहम मुद्दा, नेतृत्व। लीडरशिप। हाँ, अंग्रेजों के पास क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली जैसे एक से बढ़कर एक शानदार लीडर थे। और सिर्फ ऊपर ही नहीं, उनके नीचे भी काबिल अफसरों की एक पूरी फौज थी। लेकिन एक मिनट, क्या हम यहाँ अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा बनाई गई छवि को ही नहीं दोहरा रहे हैं? भारतीय पक्ष में भी तो हैदर अली, टीपू सुल्तान, रणजीत सिंह जैसे महान रणनीतिकार थे। नहीं, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता। हैदर अली और टीपू सुल्तान वाकई बहुत प्रतिभाशाली थे। लेकिन वे अक्सर अपने व्यक्तिगत या अपने वंश के फायदे के लिए लड़ रहे थे। अच्छा, उनके पास दूसरी और तीसरी पंक्ति के काबिल अफसरों की कमी थी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वे अंग्रेजों से लड़ने के साथ साथ आपस में भी लड़ रहे थे। मतलब एकता नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उनके सेनापति भरोसेमंद नहीं थे। जैसा कि एक अंग्रेज लेखक ने कहा था, एक भारतीय नेता की जीत उसकी अपनी जीत होती थी, एक अंग्रेज जनरल की जीत इंग्लैंड की जीत होती थी। वाह, ये लाइन तो पूरी कहानी बयां कर देती है। पर इन सब लड़ाइयों के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? युद्ध तो बहुत महंगे होते हैं। ये चौथा महत्वपूर्ण पहलू है, आर्थिक संसाधन। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और वे ये बात कभी नहीं भूले। उन्होंने भारत से व्यापार करके इतना मुनाफा कमाया कि वे उसी पैसे से अपनी लड़ाइयों का खर्च उठा लेते थे। खर्च भी उठाते थे और लंदन में अपने शेयरधारकों को डिविडेंड भी देते थे। और जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन की सरकार भी उनकी मदद करती थी, क्योंकि उनकी नौसेना दुनिया में सबसे ताकतवर थी। और अंत में शायद एक सामाजिक सोच का भी फर्क रहा होगा। निश्चित रूप से। एक तरफ इंग्लैंड का समाज था जो उस समय नई खोजों, राष्ट्रवाद और व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ भारतीय समाज था जो काफी हद तक अपनी पुरानी मध्ययुगीन सोच में डूबा हुआ था। राष्ट्रवाद की कमी थी, है ना? बहुत ज्यादा कमी थी। लोग अपने राजा या नवाब के प्रति तो वफादार थे, लेकिन भारत नाम के किसी देश की अवधारणा उनके लिए नई थी। ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग युगों की भी थी। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? क्या ये सब पहले दिन से एक सोची समझी साजिश थी, या फिर व्यापारियों का एक समूह हालात के भंवर में फंसकर गलती से एक साम्राज्य का मालिक बन बैठा? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस पर हमेशा से 2 तरह के विचार रहे हैं। क्या है वो 2 विचार? पहला विचार, जिसे इतिहासकार जॉन सीली ने मशहूर किया, यह है कि अंग्रेजों ने भारत को अनजाने में और अकस्मात जीत लिया। मतलब उनका कोई इरादा नहीं था? उनके मुताबिक अंग्रेज तो सिर्फ व्यापार करने आए थे, राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो भारत की राजनीतिक उथल-पुथल में घसीटे गए और मजबूरी में उन्हें इलाके जीतने पड़े। और दूसरा नजरिया इसके ठीक उल्टा होगा। हाँ, दूसरा सिद्धांत यही कहता है कि अंग्रेज भारत में एक साम्राज्य बनाने की ही नीयत से आए थे और उन्होंने धीरे-धीरे कदम दर कदम अपनी योजना को अंजाम दिया। लेकिन क्या कोई योजना 100 साल तक एक जैसी रह सकती है? ये कुछ ज्यादा ही सरल लगता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं होगी। बिल्कुल, सच्चाई इन दोनों के बीच में ही है, और ये इरादों के बदलने की कहानी है। इरादे कैसे बदले? शुरुआत यकीनन व्यापार के लालच से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी मसालों और कपड़े के व्यापार से होने वाले भारी मुनाफे के लिए भारत आए थे।
लेकिन जब उन्होंने यहाँ की राजनीतिक कमजोरी देखी तो उनके इरादे बदलने लगे। जैसे कि कौन से मौके मिले उन्हें? जैसे कुछ गवर्नर जनरलों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थीं, या यूरोप में अपने पुराने दुश्मन फ्रांस से आगे निकलने की होड़। कभी उन्होंने रक्षा के नाम पर युद्ध लड़े, तो कभी किसी भारतीय राजा को उसके पड़ोसी से बचाने के बहाने अपनी सेना वहां तैनात कर दी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि इसी का उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण है। एक मिनट, ये सहायक संधि सुनने में तो दोस्ती जैसी लगती है, पर क्या ये असल में एक तरह का सुरक्षा जाल था जिसमें भारतीय शासक फंस जाते थे? आपने इसे एकदम सही समझा। ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। हम आपकी दुश्मनों से रक्षा करेंगे, बदले में आप अपनी आजादी और विदेश नीति हमें सौंप दीजिए। वाह! वेलेस्ली ने इसे फ्रांस के खतरे से बचने का एक रक्षात्मक उपाय बताया, लेकिन इसका सीधा नतीजा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार था। 1798 से 1818 के बीच अंग्रेजों के इरादे पूरी तरह से साम्राज्यवादी हो चुके थे। मतलब अब वो छिपा भी नहीं रहे थे। बिल्कुल नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरल तो खुलेआम पूरे भारत को ब्रिटिश झंडे के नीचे लाने की बात करने लगे थे। ये सब यूरोप की बड़ी ताकतों के बीच दुनिया भर में उपनिवेश बनाने की एक बड़ी होड़ का हिस्सा था। तो आज हमने देखा कि ये कहानी किसी एक घटना की नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया की है। एक ढहता हुआ साम्राज्य, आपस में लड़ती हुई ताकतें और एक चालाक विदेशी कंपनी, इन सब ने मिलकर भारत का भविष्य लिख दिया। और ये जीत सिर्फ बेहतर बंदूकों की नहीं थी। नहीं, ये बेहतर व्यवस्था, अटूट अनुशासन, मजबूत आर्थिक आधार और एक देश के रूप में लड़ने की भावना की भी थी। और अगर हम इसे एक बड़े फलसफे से जोड़ें, स्रोत में ये बात आती है कि लॉर्ड डलहौजी जैसे लोग कहते थे कि वे भारतीय राज्यों को इसलिए ब्रिटिश राज में मिला रहे हैं ताकि वहां के लोगों का भला हो सके। हाँ, उन्हें एक सभ्य सरकार देने के लिए। सही। यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। इतिहास में कितनी बार भला करने, सभ्य बनाने के तर्क का इस्तेमाल असल में कब्जा करने और सत्ता हासिल करने की महत्वाकांक्षा को छिपाने के लिए किया गया है।